velocity of sound, if velocity of sound is 320 मीटर पर सेकेंड, चलो बनाओ तो, बनाओ बच्चा। क्यों नहीं गिरे, हो रही थी। चलो बच्चा, क्या करना है? देख बच्चा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला वैसे ही होता है ना, जैसे कि स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड का होता है बेटा। तो बता, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड का फॉर्मूला क्या था? F इक्वल टू 2n माइनस वन बी बाई 4n, है ना बच्चा? ठीक, अब याद करो, इसको हमने क्या कहा था बेटा? हमने कहा था 2n माइनस वन एथ हार्मोनिक एंड n माइनस वन एथ ओवरटोन, कहा था ना, बोलो। अभी कहा गया बेटा हमें सेकेंड ओवरटोन, इसका मतलब बेटा n माइनस वन इक्वल टू टू, n माइनस वन इक्वल टू टू, तो बोलो n कितना पुट करें? n 3 पुट करेंगे ना बेटा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 5b अपॉन 4l। तो 5 इंटू बी हो गया बेटा हमारा 320 बाई 4 इंटू लेंथ हो गया 0.8। ठीक है बच्चा, तो देख 0.8 इंटू 4 3.2, ये हो गया बच्चा 100, ये हो गया 500 हर्ट्ज। ठीक है, लिख ले बच्चा। अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल कहता है बेटा, ये हमारा है ओपन पाइप, ये है बच्चा ओपन पाइप, ये है 60 सेंटीमीटर का, और ये है बेटा क्लोज्ड पाइप, ये क्लोज्ड पाइप हमारा है बेटा 1 मीटर का। ठीक है, जैसे करो, इसका लेंथ अननोन मान लेते हैं L। ठीक बेटा, तो सवाल कहता है इफ बोथ पाइप resonates with a कॉमन ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है बेटा, एक ही ट्यूनिंग फॉर्क से दोनों काम कर रहा है। ठीक है, कहता है ओपन पाइप इन फिफ्थ हार्मोनिक एंड closed pipe इन फिफ्थ ओवरटोन। ठीक है बेटा, ये फिफ्थ ओवरटोन में है और ये फिफ्थ हार्मोनिक में है। ठीक है, तो सवाल करता है बेटा फाइंड एल की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, चलो करो। शुक्ला जी अभी भी स्टार्ट हुई क्लास? तब तो मुझे ऑफलाइन में कितने बच्चे आए हैं? हर क्लास से पूछ रहा है लोग। देखो 5 4 9 तो 11 बच्चे ऑफलाइन में हैं, सोच। और हर बच्चा मल्टीप्लाइड बाई 10 है, 10 बच्चों का लेके आ रहा है फीडबैक उधर से।
सबके वीडियो दिखाऊं? वाह वाह वाह, सिनेमा हॉल में आया तू नहीं? क्या क्या डिमांड करता है, कैमरा घुमाइए सर। बना बना। क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। हर्षित का आंसर आया है। आ गया? कितना है बेटा? 4/11। चलो हम भी देखें बेटा। देखो सवाल क्या आता है क्या बेटा, इस वाले का, ओपन वाले का फिफ्थ हार्मोनिक। तो ओपन वाले का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? बोलो बोलो। NV/12 है ना बेटा। तो ओपन वाले का फ्रीक्वेंसी, ओपन वाले का फ्रीक्वेंसी हो गया V/12 इंटू 5, है ना बेटा। और क्लोज वाले के लिए बेटा फिफ्थ ओवरटोन। इसका मतलब n = 6, है ना बेटा। n = 6 पुट करेंगे तो 2 इंटू 6 - 1 इंटू V/4 इंटू 1 मीटर बेटा। वेलोसिटी ऑफ साउंड दोनों में सेम ही होगा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, L = ये हो गया बेटा 5/2 इंटू हो गया ये 4/11, ये तो 10/11 आएगा, है ना बच्चा। ठीक है, लिख ले। देख बेटा, कहता है क्लोज्ड पाइप है, ये हमको पता है कि प्रेशर नोड बन रहा है कहाँ पे, 48 सेंटीमीटर फ्रॉम ओपन एंड, है ना बेटा। खुला हुआ एंड के पास 48 सेंटीमीटर दूर बन रहा है हमारा प्रेशर का नोड, है ना। तो कहता है फाइंड फाइंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कम से कम फ्रीक्वेंसी कितना हो सकता है। ठीक है बच्चा। वेलोसिटी ऑफ साउंड 320 मीटर पर सेकेंड। बनाओ। बनाओ बनाओ। फाइंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी V बराबर 320 मीटर पर सेकेंड।
प्रेशर नोड है बेटा। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। तो दिख रहा है सीटी बज रही है। क्या बच्चा? देख बेटा, ये हो गया हमारा क्लोज्ड पाइप है ना बेटा। ये पूरी लंबाई है हमारी 120 सेंटीमीटर है ना बेटा। अब कहता है कि यहाँ से 48 सेंटीमीटर। तो देख बेटा, ओपन एंड के पास क्या बनता है बोलो? प्रेशर का नोड बनता है ना बेटा। ओपन एंड के पास प्रेशर का नोड बनता है और क्लोज्ड एंड के पास प्रेशर का एंटी नोड बनता है बेटा, है ना। तो यहाँ तो एक नोड है ही बेटा प्रेशर का, है ना। एक और नोड है जो यहाँ से 48 सेंटीमीटर पे है। इसका मतलब बेटा यहाँ पे एक नोड है बोलो, है ना। और ये दूरी हमारी है बेटा 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देख बेटा, अगर इसके बीच में और कोई नोड नहीं है तो ये दूरी λ/2 होनी चाहिए, है ना बेटा। और अगर कोई नोड है तो λ/2 से कम होना चाहिए। ये बात समझ में आया? सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। अगर नोड नहीं है बेटा यहाँ पे, है ना, अगर नोड हमारा यहाँ पे नहीं है कोई और, तो क्या कहेंगे? λ/2। और एक नोड हो गया, कितना बोलेगा फिर? λ/2 प्लस λ/2, है ना बेटा। बात समझ में आया ना? ठीक है। अगर हमें पता है बेटा फ्रीक्वेंसी मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम वेवलेंथ। बोलो बेटा, फ्रीक्वेंसी मिनिमम मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ। इसका मतलब क्या हो गया? λ/2 बराबर 48 सेंटीमीटर। बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई बेटा? भाई देखो, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v/λ होता है ना बेटा। तो अगर तुमको फ्रीक्वेंसी चाहिए मिनिमम तो लैम्डा करोगे ना मैक्सिमम। बोलो, है कि नहीं? है ना। ये तो कंफर्म हो गया बेटा कि यहाँ नोड है ना, तो दूरी λ/2 है या फिर λ/2 का इंटीग्रल मल्टीपल है ना। इसका मतलब क्या हो सकता है? बोलोगे अगर ये 48 λ/2 नहीं है, इसका मतलब दिस 48 सेंटीमीटर शुड बी इक्वल टू λ/2 इंटू n। अगर बीच में और भी नोट्स हैं तो, बीच में और भी है बेटा नोट्स अगर हैं तो λ/2 इंटू n होना चाहिए। इसका मतलब लैम्डा हमारा कितना होना चाहिए? 96/n सेंटीमीटर। इसका मतलब बेटा लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 96 सेंटीमीटर, है ना बेटा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो v अपॉन लैम्डा मैक्सिमम, इसका मतलब 320 डिवाइड बाय 0.96 हर्ट्ज। बोलो बेटा, आगे बात समझ में? लिख लो। देख बेटा, अब देखा जाए रेजोनेंस एयर कॉलम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रेजोनेंस एयर कॉलम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये क्या होता है? देखो, इसमें हम लोग बेटा एक पाइप लेते हैं। इसमें हम लोग एक पाइप लेंगे, है ना बेटा। और यूजुअली ये पाइप की लंबाई 1 मीटर होती है ना। लेकिन हमेशा 1 मीटर हो जरूरी नहीं है।
कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है बेटा, है ना। लेकिन ये यूजुअली 1 मीटर लेते हैं हम लोग। इसमें निशान बना रहेगा, जैसे कि यहाँ निशान बना हुआ है, यहाँ निशान बना हुआ है 0 सेंटीमीटर, अगला निशान 1 सेंटीमीटर, अगला निशान 2 सेंटीमीटर, इस तरह से इस पे मार्किंग की रहेगी, ठीक है। इसमें से एक ट्यूब लगा रहेगा ऐसे, ठीक है बेटा, इसमें एक ट्यूब लगा रहेगा ऐसे, है ना बेटा। और ट्यूब के आगे लगा रहेगा क्या, स्टॉप कॉक, एस, है ना बेटा। इसलिए ये ट्यूब में ओपनिंग है कि इसको खोल कर सकते हो, बंद कर सकते हो, है ना बेटा। अब क्या किया, इस पूरे पानी भर दिया, इस पूरे में हमने पानी भर दिया और इसको क्लोज कर दिया, तो पूरा वाटर भर दिया बेटा हमने इसमें, ठीक है ना। अब क्या किया देखो, अब क्या किया, एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया और इस ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे रखा। ट्यूनिंग फॉर्क समझते हो ना, एक आकार का ऐसे होता है बेटा, इस तरह के आकार का एक लोहे की पत्ती होगी इसमें, है ना, और एक डंडा लगा होगा लोहे का, उसको ऐसे हिट करोगे तो इसके प्रोंग्स ऐसे से हिलेंगे, और कान के पास करोगे तो भन सी आवाज आएगी, है ना। तो ट्यूनिंग फॉर्क का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम कहीं भी कर सकते हो। लोहे की एक बार ले लो, लोहे का एक लो सरिया, और लोहे के सरिये को ऐसे मारो और फिर कान के पास करो, आवाज आती है ना भन सी बेटा। दूर में करोगे तो आवाज नहीं आएगी, लेकिन कान के पास रखोगे तो भन जैसी आवाज आएगी, है ना। ठीक, तो वैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क कैसे रखा, है ना बेटा। तो चूंकि हमसे बहुत दूर है तो आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, लेकिन ये वाइब्रेट तो कर रहा है ना बेटा। वाइब्रेट कर रहा है तो क्या हो रहा है, साउंड वेव को अंदर भेज रहा है वो, बोलो बेटा, और हमें सुनाई नहीं पड़ रहा। इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, लेकिन जीरो नहीं है। हमें सुनाई नहीं पड़ रहा मतलब इंटेंसिटी कम है, लेकिन जीरो तो कतई नहीं है बेटा, क्योंकि कान के पास लेके आ रहे हैं तो आवाज सुनाई पड़ रही है मुझे, तो इंटेंसिटी बहुत कम है ना। अब क्या करेंगे, इस टैप को खोल देंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे पानी निकलेगा यहाँ से, जब धीरे धीरे पानी निकलेगा बेटा तो धीरे धीरे पानी का लेवल नीचे आएगा, है ना बेटा। तो जितना दूर से पानी निकल गया, जितना दूर से पानी निकल गया उतनी दूर हवा रह गई, है ना बेटा। तो होगा क्या अचानक कि तुमको आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा था ना अभी, जब ऐसे निकालोगे ना पानी, है ना, तो कोई एक पानी का लेवल होगा ऐसा बेटा कि उस पानी का लेवल वहां पहुंचते ही तुमको जोर से आवाज आएगी इसमें से, समझे बात को, है ना। जोर से आवाज आई, इसका मतलब रेजोनेंस आ गया। जोर से आवाज आने का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी बढ़ गई। इंटेंसिटी कब बढ़ती है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है बेटा, है ना। तो आवाज का तेज होने का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो चुका है, रेजोनेंस आ चुका है। बात समझे बेटा, ठीक है। तो क्या कहेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, हम लिख दे रहे हैं देखो कि थ्रू स्टॉप कॉक वाटर लेवल इज लोवर्ड, है ना बेटा। थ्रू स्टॉप कॉक वाटर लेवल इज लोवर्ड, धीरे धीरे वाटर लेवल कम किया जाता है ना बेटा, है ना। ठीक, सपोज, तो कहेंगे सपोज व्हेन वाटर लेवल इज एट 11 सेंटीमीटर मार्क, पानी का लेवल 11 सेंटीमीटर के निशान पे आ गया, है ना बेटा, है ना। ठीक, ए साउंड ऑफ हाई इंटेंसिटी इज हर्ड, है ना बेटा। ज्यादा इंटेंसिटी की एक साउंड सुनाई पड़ी, है ना बेटा। क्यों ऐसे हुआ होगा, सोचते हैं। ये ट्यूनिंग फॉर्क है ना, ये ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी, तो इसकी वैल्यू फिक्स है, चाहे 10 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है, कुछ भी है, फिक्स है ना बेटा। और साउंड की वेलोसिटी फिक्स है ना बेटा। तो देखो जितना पानी यहाँ से निकल गया, जितना पानी यहाँ से निकल गया बेटा, है ना, उतनी इसमें हवा है, बोलो। जितने पानी निकल गया उतनी हवा है, ठीक है।
अब तुम मुझे बताओ ये कौन सा ऑर्गन पाइप है, क्लोज की ओपन? क्लोज ने बेटा, ये क्लोज ऑर्गन पाइप है ना। फिर सुनना, मैंने कहा फ्रीक्वेंसी फिक्स, वेलोसिटी ऑफ साउंड फिक्स, तो लैम्डा भी फिक्स्ड, लैम्डा फिक्स वैल्यू है ना बेटा। तो बताओ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो सबसे कम से कम फ्रीक्वेंसी होता है वो फंडामेंटल होता है, बोलो बेटा है कि नहीं। और फंडामेंटल में कैसे बनता है डायग्राम, रेसरवायर डायग्राम ऐसे बनता है ना, बोलो सबसे कम, है ना बेटा। इससे लंबा कौन सा बनता है फिर, तो कहते इससे लंबा बनता है हमारा, क्या देखो कैसा, बोलो नेक्स्ट, ये बनता है ना। तो सबसे कम लंबाई जो पॉसिबल है वो कितनी हो सकती है, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 ना बेटा। तो ये कितना बोलो, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, कितना हो गया, है ना बेटा। हमने कहा था लैम्डा फिक्स है ना, हमने कहा था लैम्डा फिक्स है ना बेटा। तो पहली बार जब तेज आवाज सुनाई पड़ी तो वो कौन सा वाला है, ये वाला है कि ये वाला है, ये वाला है ना बेटा, बोलो बात समझा ना। तो होना क्या चाहिए था, तो कहेंगे मींस, मींस फर्स्ट रेजोनेंस एट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना, इन फंडामेंटल मोड इज फाउंड, है ना बेटा। अगर तुम्हें तेज आवाज सुनाई पड़ी, तेज आवाज सुनाई पड़ी, इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट रेजोनेंस आ गया। इसका मतलब बेटा जो 11 सेंटीमीटर का निशान है बच्चा, जो 11 हवा की लंबाई है उसका संबंध इससे है, बोलो बेटा है ना। तो इसका मतलब 11 क्या है, 11 हमारा लैम्डा बाई 4 है, तो यहाँ लिखूंगा या नहीं, इसका मतलब 11 कितना है, लैम्डा बाई 4 है इसका मतलब, ठीक है ना। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा कि पानी का लेवल और नीचे करो, जैसे ही नीचे करोगे ना बेटा ये आवाज गायब हो जाएगी, जैसे नीचे करोगे आवाज गायब हो जाएगी, है ना। और नीचे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हमें पूरा उम्मीद है कि एक बार फिर से मिलेगा हमको, है ना बेटा। तो और हम क्या करेंगे, लेवल के नीचे करेंगे ना बेटा, है ना। तो एक बार और तेज आवाज आएगी, इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंड रेजोनेंस आ गया बच्चा, है ना। लिखा मैंने क्या कि फर्दर फर्दर लोअरिंग ऑफ, फर्दर लोअरिंग ऑफ वाटर लेवल, वाटर लेवल causes causes intense sound, causes intense sound another time, दूसरी बार आएगा, है ना बेटा, है ना, एट L2 सेंटीमीटर मार्क, है ना बेटा। ठीक है, इसका मतलब सेकेंड रेजोनेंस आ गया, इसका मतलब L2 कितना होना चाहिए, बोलो L2 होना चाहिए 3 लैम्डा बाई 4, बोलो बेटा, है ना। तो बताओ इन दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए, 3। तो अगर पहला वाला मुझे मिला होगा बेटा 10 सेंटीमीटर पे, तो ये मुझे मिलना चाहिए 30 सेंटीमीटर पे। अगर पहला वाला मिला होगा 20 सेंटीमीटर पे, तो ये मिलना चाहिए कितना पे, 60 सेंटीमीटर पे, है ना बेटा। अगर मिला ये 12 सेंटीमीटर पे, तो ये मिलना चाहिए कितने पे, 36 सेंटीमीटर पे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बच्चा, है ना। ये रेशियो 3 का नहीं आया, हमने जब किया एक्सपेरिमेंट ना बेटा, तो रेशियो 3 का नहीं आया, ठीक है बेटा, है ना। इसका मतलब यह है कि हम जो सोचते हैं कि हवा इतने ही वाइब्रेट कर रही है, ये गलत सोचते हैं। जितनी दूर अंदर हवा है यही हवा वाइब्रेट कर रही है, ये हम गलत सोचते हैं, है ना बेटा। जो हवा वाइब्रेट कर रही है ये थोड़ी सी ज्यादा है, समझा बच्चा। ऐसा लोगों ने कंक्लूड किया कि चूंकि 3 का रेशियो नहीं आ रहा है ना बेटा, 3 का आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारी लंबाई के मेजरमेंट में कुछ गलती है ना। तो लंबाई के मेजरमेंट में जो गलती है उसको मान लिया एरर ई,
उसके लोगों ने मान लिया इधर कितना E है ना, ठीक है। तो कहा गया इफ ऐसे लिखता हूं, as L2 is not equal to 3L1, है ना बेटा, है ना, hence an end correction small e is assumed, है ना बेटा। लोगों ने मान लिया कि एंड करेक्शन क्या है बेटा, स्मॉल ई है ना। जो लंबाई हमारी है एल, वो एल नहीं है, वो एल प्लस ई है ना बच्चा, है ना। हम लोग डायग्राम कैसे बना रहे थे, हम लोग डायग्राम ऐसे बना रहे थे ना, बोलो बोलो बेटा, है ना। तो भाई देखो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो पक्का एंड बंद है। जो एंड बंद है वो तो पक्का बंद है ना बेटा। लेकिन हवा दिखाई तो नहीं पड़ती, हवा दिखाई तो नहीं पड़ती ना बेटा। तो हवा जो है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम कंफर्म नहीं बोल सकते, बोलो, है ना। या तो ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा होगा, या वो थोड़ा सा नीचे आ रहा होगा, है ना। तो मैंने एंड करेक्शन ई मान लिया, अगर ई की वैल्यू पॉजिटिव आ गई इसका मतलब बाहर है, और नेगेटिव आ गई तो मतलब अंदर है ना बेटा, है ना। तो लोगों ने कहा देखो अगर एंड करेक्शन ई मान लिए, इसका मतलब जो लंबाई तुमने पहले L1 कहा था उसमें तुम जब ई जोड़ोगे तब वो λ/4 है ना बच्चा। और L2 में अगर ई जोड़ोगे तब जाके वो 3 λ/4 है, बोलो ठीक है ना। अब दोनों को डिवाइड कर लो, तो क्या कहोगे, L1 प्लस ई बाई L2 प्लस ई बराबर 1/3। तो 3L1 प्लस 3E बराबर L2 प्लस ई। तो E इक्वल टू कितना आया, ये आया बेटा L2 माइनस 3L1 बाई 2, ठीक है बेटा, है ना, ठीक है बेटा। और एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया हमेशा कि L2 की वैल्यू 3L1 से बड़ी है हमेशा। मतलब पहला अगर 10 सेंटीमीटर है ना बेटा, तो दूसरा वाला 30 से बड़ा है। अगर पहला वाला 15 है तो दूसरा वाला 45 से बड़ा है ना। इसका मतलब बताओ ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब एंड करेक्शन बताओ ओपन एंड के अंदर जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, बाहर जा रहा है ना बेटा, ठीक है। फटाफट नोट करो इसको, फोर्थ पॉइंट पढ़ दूं, एज सेकेंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ देखो एज L2 लिख ही दे रहा हूं यहाँ पे, देखो तुम ऐसे लिख लो, एज L2 is found more than 3L1, as L2 more than 3L1, hence an end correction E is assumed। हो गया बेटा, हम्म। नहीं बेटा, बिल्कुल मीटर सेंटीमीटर ऐसे कुछ होगा, है ना। देख बेटा, E found positive means pressure node
forms pressure node forms somewhat outside the open end, है ना बेटा? जो ओपन एंड है ना बेटा, उससे प्रेशर का नोड क्या होता है, थोड़ा सा बाहर निकलता है ना? इसका मतलब अगर तुम फंडामेंटल का डायग्राम बना रहे हो, है ना बेटा, तो फंडामेंटल का डायग्राम हम लोग ऐसे बनाएंगे। इसका मतलब बोलो, है ना बेटा? हम क्या कहेंगे कि प्रेशर का नोड जो है ना बेटा, ये ओपन एंड से थोड़ा सा ऊपर बन रहा है, ई। ठीक है बच्चा, है ना? और एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, क्या पाया गया? E इज इक्वल टू 0.3 डी, E इक्वल टू 0.3 डी, है ना? क्या? पर ओपन एंड, जितना एंड खुला रहेगा उतनी बार एंड करेक्शन होगा, है ना? इसका मतलब क्लोज ओगन पाइप में बेटा एक मुंह खुला है ना, तो एक एंड करेक्शन। लेकिन ओपन ओगन पाइप में दोनों तरफ खुला होता है ना बेटा, तो दोनों तरफ करेक्शन आएगा उसमें। ठीक है, जहां पे डी हमारा क्या है? डी हमारा है बेटा डायमीटर ऑफ पाइप, ठीक ना? तो क्लोज पाइप में क्या करोगे? सिर्फ ई जोड़ोगे, और ओपन पाइप में 2 ई जोड़ोगे। देखो, ठीक है बेटा, बनाओ। बोलो इवान, इवान, नो साउंड। हेलो सर। अभी आई आवाज, बोलो। सर लेक्चर अपलोड होगा सर? देखेंगे बेटा। ओके सर। अरशद, सर लास्ट पॉइंट नहीं पता चल रहा सर। लास्ट वर्ड, ना सर, फाइंड पॉइंट रेडियस ये ऑफ वाला। पाइप। ये सर ई फाउंड द मेन प्रेशर, वो वाला पॉइंट नहीं पता चल रहा। तो बोला ई फाउंड पॉजिटिव मींस यस। प्रेशर नोड फॉर्म्स somewhat outside the open end। ओके सर। आदित्य बोलो। सर इतने कम बच्चे आ रहे हैं तो हमें फरवरी में आना चाहिए या अप्रैल में आना चाहिए? इस सवाल का जवाब तो भाई जेम्स बॉन्ड से पूछना पड़ेगा।
आशय, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलो। सर ये आपके पीछे बहुत ज़्यादा बजिंग साउंड बहुत ज़्यादा आ रही है। बजिंग साउंड ज्यादा आ रही है? यस सर। मेरे पीछे कोई है ही नहीं। सर वो जैसे सिस्टम में अपन वो लगाओ ना पिन तो उससे आवाज़ आती है, वो वैसी ही आ रही है। यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या? यस सर। अब यही आवाज सर अब तो और ज़्यादा आ रही है। और ज्यादा आ रही है आवाज ना? क्या करें बेटा, कुछ नहीं कर सकते हम। ये सिस्टम मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। स्वयं बोलो। सर क्लास कितने बजे चालू हुआ था सर? टाइम देखा नहीं बेटा। सर क्योंकि मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो थोड़ा मतलब स्टार्ट नहीं हो रही थी ना मीटिंग 4:30 को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और सर लास्ट पॉइंट वापस से समझा दीजिए। लास्ट टाइम लिखा है मैंने, ईच वैल्यू जो आई ये हाँ। पॉजिटिव आया। हम्म, ये पॉजिटिव आने का मतलब हुआ कि जो प्रेशर का नोड बन रहा है ये ओपन एंड थोड़ा सा बाहर बन रहा है। हाँ। ठीक। और हम्म, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि ई की वैल्यू 0.3 टाइम्स डायमीटर ऑफ पाइप है। हम्म, आगे बच्चा, क्या आंसर है बोलो? 1 सेंटीमीटर और 5/3 सही है। 1 सेंटीमीटर एंड 5/3 सेंटीमीटर बिल्कुल सही। 1 सेंटीमीटर एंड 5/3 सेंटीमीटर। एक बार तो ये लगाना है फॉर्मूला, इससे निकल जाएगा ई का वैल्यू, फिर ई बराबर 0.3d डायमीटर निकल जाएगा, फिर रेडियस निकल जाएगा, है ना? ये ई बराबर L2 माइनस 3L1/2, ये आ गया 1 सेंटीमीटर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए E इक्वल टू 0.3d, तो d इक्वल टू E बाई 0.3, इसका मतलब 10/3 सेंटीमीटर। तो रेडियस d/2 ये हो गया 5/3 सेंटीमीटर, है ना बेटा? तो देख, अगर कोई सवाल में ऐसा लिखा हो बेटा नैरो ऑर्गन पाइप, है ना, मतलब बहुत पतला ऑर्गन पाइप है, इसका मतलब उसमें एंड करेक्शन नेग्लिजिबल है। समझे बात को? सवाल में अगर लिखा हो बेटा नैरो ऑर्गन पाइप, है ना, तो एंड करेक्शन काउंट नहीं करना। ठीक। अब चलो बात करते हैं बेटा बीट्स की। अब लिखो बीट्स। ठीक है ना? तो देख बेटा, हम कहेंगे इफ टू इनकोहेरेंट इफ टू इनकोहेरेंट सोर्सेस, है ना बेटा, इन 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 slightly different frequency are played, है ना बेटा? क्या करोगे? दो हल्का सा डिफरेंस फ्रीक्वेंसी में, है ना बेटा, साउंड सोर्स को ऑन कर दो। ठीक है ना? तो देखो बेटा, इन कोएंट लिखा ना मैंने। कोएंट मतलब क्या होता है बताओ? सेम फ्रीक्वेंसी, है ना बेटा? जब सोर्सेज सेम फ्रीक्वेंसी के होते हैं बेटा, तो उनके बीच का फेज डिफरेंस रहता है कांस्टेंट, है ना बेटा? लेकिन फोर्सेस की अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो गई, है ना, तो क्या लिखेंगे? फेज ω1 t माइनस के एक्स प्लस 5, दूसरे वाले का ω2t माइनस के एक्स प्लस 5। अब डिफरेंस करोगे इनके बीच का, तो t का टर्म कैंसिल होगा क्या? नहीं ना बेटा, एक तो ω1t एक तो ω2t, कैसे कैंसिल होगा?
है ना बच्चा। तो अगर ये कैंसिल नहीं हुआ इसका मतलब फेज डिफरेंस समय के साथ बदलेगा। बोलो है ना बेटा। अगर फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, है ना बेटा, तो कंस्ट्रक्टिव था इंटरफेरेंस, है ना बच्चा। और अगर फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई था बेटा तो था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अब हम बोल रहे हैं बेटा कि फेज डिफरेंस क्या है, समय के साथ बदल रहा है, तो कभी मैक्सिमा होगा कभी मिनिमा होगा। बोलो अब क्या होगा, इंटरफेरेंस फिक्स नहीं होगा, अब क्या होगा, बदलता हुआ होगा, है ना बेटा। कैसा होगा बताता हूं तुमको, देखो सुनोगे तो महसूस कर पाओगे। सुनाता हूं तुमको मैं अभी। काम कर रहा है भाई, जुम पे चल रहा है। चलो छोड़ कोई बात नहीं। एक बच्चा जैसे मान ले मैक्सिमम इंटेंसिटी, इसका मतलब क्या हुआ, तेज आवाज ना बेटा। मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब हो गया तेज आवाज, है ना बच्चा। ठीक, अगर हम कहें कि इंटेंसिटी वेरी कर रही है, इसका मतलब फेज डिफरेंस वेरी कर रहा है समय के साथ, है ना। इमेजिन करो ये हमारा बच्चा एक सोर्स और ये हमारा एक सोर्स, ठीक है बच्चा। ये सोर्स और ये सोर्स का यहाँ बेटा वेव का इंटरफेरेंस हुआ, तो देख बेटा इस वाले का ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई, इस वाले का ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई, है ना बेटा। लेकिन अगर ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 डिफरेंट हो जाए तो फेज डिफरेंस समय के साथ वेरी करना शुरू कर देगा बेटा। एक ही जगह पे
कभी मैक्सिमा हो जाएगा, कभी मिनिमा हो जाएगा। बोलो बेटा, है ना? तो क्या कहेंगे बेटा? इन दैट केस फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस, है ना बेटा, स्टार्ट वेरिंग विथ टाइम, है ना बेटा। फेज डिफरेंस क्या होगा? समय के साथ वेरी करना शुरू कर देगा, है ना बेटा। ठीक है। दिस पीरियोडिक चेंज in resultant intensity is called beats, समझे बेटा? इसे क्या बोलते हैं? बीट्स, है ना। जैसे कि देखो, क्या फील कर रहे हो? आवाज कम आ रही है, अचानक आवाज तेज हुई, फिर अचानक कम हो गई आवाज, फिर अचानक तेज हुई, है ना बेटा। तो दो लगातार बार जो तेज हुई आवाज, है ना, उसकी वैरी कर जो हो रहा है बेटा, ये भी एक पीरियोडिक है ना। हर एक कांस्टेंट टाइम के बाद चेंज हो रही है ना बेटा। ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं? बीट्स बोलते हैं। ठीक है। और कब होगा ये? जब दो तरह का दो सोर्स हो बेटा, और कैसा हो? इनकोहेरेंट, और उनमें क्या हो? स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस थोड़ा सा होना चाहिए, है ना बेटा। ठीक है। तो देखो, अब मैं कहूँ भैया, मान ले, अब इसके कैलकुलेशन की बात की जाए, है ना। ठीक है। मान लिया जाए बेटा, ये सोर्स हमारा S1 और ये सोर्स S2, इसका फ्रीक्वेंसी F1, इसका फ्रीक्वेंसी F2, है ना बेटा। इसका वेव आया, इंटरफेरेंस हुआ, है ना बेटा। बताओ तो, क्या जरूरी है बेटा कि इंटरफेरेंस वाला पॉइंट इन दोनों से बराबर दूरी पे हो? अलग अलग भी हो सकता है ना। चलो मान लिया इसका हमारा डिस्टेंस x1, इसका x2, लेकिन यहाँ दोनों वेव मिला ना बेटा। दो लोग तभी मिल सकते हैं जब वो एक ही समय पर पहुंचे, तो टाइम तो सेम ही होगा, है ना बेटा। तो अगर हम पहले वाले की बोले, अगर बोले फेज ऑफ फर्स्ट वेव, क्या लिखेंगे? θ1 ω1t माइनस k1x1 प्लस φ1। बोल बेटा, ठीक है ना। और कहेंगे बेटा फेज ऑफ सेकेंड वेव, क्या लिखेंगे? θ2 बराबर ω2t माइनस k2x2 प्लस φ2। बोलो बेटा, है ना। तो इनका फेज डिफरेंस क्या होगा? तो इनका फेज डिफरेंस क्या होगा? तो फेज डिफरेंस होगा बेटा θ1 माइनस θ2, है ना बेटा। 2 माइनस 1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ω1 माइनस ω2t माइनस k1x1 माइनस k2x2 प्लस φ1 माइनस φ2, है ना बेटा। इन दोनों में कौन बड़ा है, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। कौन बड़ा है, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, है ना बेटा। तो अब देखो, फेज डिफरेंस समय के साथ बदल रहा है कि नहीं? बदल रहा है ना बच्चा, है कि नहीं? है ना। अगर x1 x2 की वैल्यू कांस्टेंट है, तो फिर ये वैल्यू कांस्टेंट है। बोलो, है ना बेटा। φ1 φ2 की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है ना। लेकिन बच्चा, इसको तो हम कांस्टेंट बोल ही नहीं सकते ना बच्चा, है ना बेटा। तो दो वेव के रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहोगे ना बेटा, I रिजल्टेंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 स्क्वायर रूट कॉस फाइव। बोलो बेटा, है ना। तब देखो, फाइव अगर हमारा ये है बेटा, है ना, तो
फाई समय के साथ बदल रहा है तो इंटेंसिटी बदलेगा समय के साथ, है ना बच्चा? ठीक है, अब बताओ एक साइकिल का मतलब क्या होता है? 2 पाई चेंज, बोलो बेटा, है ना? इसका मतलब अगर ये वैल्यू 2 पाई से बदल गई, है ना, तो इंटेंसिटी फिर से रिपीट हो जाएगा। जैसे cos 30 हो बेटा या cos 390 हो, रिजल्ट सेम आएगा, बोलो बेटा, ठीक ना? तो अगर मैं कहूं बेटा इफ कैपिटल T इज बीट टाइम पीरियड, अगर बीट का टाइम पीरियड है तो क्या होना चाहिए? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी शुड बी इक्वल टू 2 पाई, बोलो बेटा। अगर ये पीरियड है तो 2 पाई के बाद रिपीट होगा, है ना बेटा? तो टी कितना हो जाएगा बोलो? तो कहोगे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बराबर 2 पाई बाई टी, बोलो बेटा। बीट पीरियड, बोलो बेटा, बीट का पीरियड ये क्या हो गया? 2 पाई f1 माइनस 2 पाई f2 बराबर 2 पाई f बीट, बोलो बेटा, है ना? इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? f1 माइनस f2, ठीक है बेटा, इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। समझा? उनकी इंटेंसिटी इसी फ्रीक्वेंसी से बदलेगी, समझा बच्चा? ठीक है, नोट कर ले फटाफट इसको। आदित्य बोलो। सर वो एरर करेक्शन में हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कि ओपन पाइप है कि क्लोज पाइप है? हाँ, लिखा रहेगा बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। तो देख बच्चा, सुनना आवाज, ये आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ये है बेटा 440 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, मैंने अभी प्ले किया 440 हर्ट्ज, ठीक है? अब देखो, अब मैंने एक और प्ले कर रहा हूं, अब मैं, ठीक है ना? अब देखना, 440 का एक पहले से प्ले हो रहा था, अब 440 का एक और प्ले कर दूंगा। कुछ आवाज की तेजी महसूस हुई और तेज हुआ, ठीक है? ये क्या था बेटा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी था, कोहेरेंट सोर्स था ना बेटा। अब देखना, अब मैंने क्या कर दिया, अब कम हो गई, एक बज रहा है 440 का और दूसरा बजा रहा हूं मैं 441 का, 441 का बजा रहा हूं। अब सुनना ध्यान से, ना सुनना आवाज को सुनना ध्यान से। इंटेंसिटी वेरी करता हुआ क्या है बेटा? एक 440 और एक 441। अब देखना, अब एक 441 था ना बेटा, और अब कर रहा हूं 442। अंतर सुन रहे हो? अब चलो 444, सुन रहे हो? अब गौर करना इस बात पे। अब एक है 440 और दूसरे का मैं कर दे रहा हूं 480, है ना? अब देखना, आपको चल रहा है पता? अब लग रहा है कि जैसा आवाज है ना बेटा? ठीक है, तो हुआ क्या कि देखो बेटा, जब पहले फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कम था, जब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कम था, है ना बेटा, तो तुमने आवाज को पहचान लिया, आवाज के वेरिएशन को पहचान लिया, है ना बच्चा? ठीक है, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हुआ तो फिर भी बीट्स हो रहा था बेटा, बीट्स फिर भी हो रहा था, है ना? लेकिन तुम उसके वेरिएशन को नहीं सुन पाए, है ना? इसलिए मैं क्या था ना
कि बीट फ्रीक्वेंसी होने के लिए क्या चाहिए? स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। बोलो बेटा, स्लाइटली डिफरेंट क्यों कहा था? ताकि हम उसके बीट्स को पहचान सके। बात समझा है ना? तो इस पॉइंट को नोट में लिख लिया जाए। क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? कि अगर बीट फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, अगर बीट फ्रीक्वेंसी है ना बेटा मोर देन 20 हर्ट्ज, मोर देन 20 हर्ट्ज है ना बेटा, कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमंस है ना बेटा। इंसान जो है 20 हर्ट्ज से बड़ा का बीट नहीं पहचान सकता है ना बेटा, 20 से कम पहचान लेगा, 20 से ऊपर नहीं पहचान पाएगा है ना बेटा। ठीक है, इन दिस केस we hear a constant intensity है ना बेटा। हम लोग सुनेंगे क्या? कांस्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2। समझ गया बच्चा? बात समझ में आई है? ठीक है ना। अगर कभी सवाल सॉल्व करो है ना और पूछे बीट फ्रीक्वेंसी कितना है ना, तेरा आंसर आ गया 50 है ना बेटा। अगर आंसर 50 आया इसका मतलब आंसर 0 है, लेकिन 50 तुम नहीं सुन सकता है ना बेटा। आंसर आया 12 तो 12 आंसर होगा, आंसर आया 6 तो 6 आंसर होगा, आंसर आया 80 तो आंसर 0 है। ठीक है, एग्जैक्ट भी से आया तो डिपेंड करता है कि हमारा कान किस लेवल का है, फिर परसेंट टू परसेंट वेरी करता है ना बेटा, है ना। हर तरह की आवाज हर इंसान नहीं सुनता है ना, ये बहुत कॉमन सी बात है। कुछ आवाजें ऐसी हैं जो छोटे बच्चे को सुनाई पड़ जाएगी, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगी। कुछ आवाजें ऐसी होंगी जो ओल्ड लोगों को सुनाई पड़ेगी, तुमको सुनाई नहीं पड़ेगी। बोल बेटा, है ना। ठीक, कभी कभी तुम खुद ही महसूस करते हो कि नहा के आओ, नहाने के बाद आओ और कान में एक आध बूंद पानी चला जाए, एक आध बूंद पानी चला जाए और तुमको लगे कि हमेशा कुछ ना कुछ आवाज आ रहा है। लगता है ना ऐसा? है? कान वही है, लेकिन क्या हुआ जब उसके ऊपर पानी का लेयर पड़ा और तेरे कान का पर्दा जो है वो ज्यादा सेंसिटिव हो गया। अब वो हवा चलने का वाइब्रेशन भी सुन रहा है ना। तो कौन आदमी कितना सुन सकता है ये क्वेश्चन थोड़ी है बेटा। तो ऐसा सवाल नहीं पूछेगा 20 क्या 18 16 17 नहीं पूछेगा सवाल, पूछेगा 4 6 8 या फिर 40 50 60 है ना। चलो क्वेश्चन करें। अच्छा होमवर्क कर ले डिस्कस। होमवर्क कुछ किया हो तुम लोग? कुछ होमवर्क था दिया हुआ? क्या था? नहीं किया है, लेकिन नहीं आया। चलो कल करते हैं डिस्कस, आगे पढ़ते हैं फिर। इससे बच्चा पूछ रहा है होमवर्क डिस्कस हुआ क्या? नहीं बच्चा, आज नहीं होगा डिस्कस, आज पढ़ेंगे। चलो बच्चा सवाल लिखते हैं, लिखो तो। अच्छा एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो। लोडिंग ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क का लोडिंग है ना। लोडिंग क्या होता है? तो कहना ये रहा ट्यूनिंग फॉर्क के प्रोंग्स, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं ना बेटा, तो कान के पास आवाज सुनाई पड़ती है ना। अब क्या करते हैं हम लोग है ना बेटा कि इसके प्रोंग्स पे, इसके प्रोंग्स पे हम क्या करेंगे, 1 या 2 ड्रॉप वैक्स मोम गिरा देंगे उसके ऊपर है ना बेटा। जब मोम गिरा देंगे 1 2 ड्रॉप ना बेटा, तो प्रोंग्स थोड़ा भारी हो जाएगा है ना, उसी को बोलते हैं लोडिंग। ठीक है, तो देख भारी हो जाएगा ना बेटा, भारी हो जाएगा ना तो वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी इसकी घट जाएगी। मास बढ़ता है ना बेटा तो फ्रीक्वेंसी घटती है। ठीक है, तो कहेंगे लोडिंग ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डिक्रीजेस फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा। एंड फाइलिंग इंक्रीजेस।
ठीक है, फाइलिंग का मतलब क्या होता है? खींचना। फाइलिंग का मतलब घिसना। ट्यूनिंग फॉर्क के दो प्रॉन्ग्स को कोई एक रफ सरफेस पे लेकर ऐसे से घिसेगा उसको, ऐसे घिसेगा तो क्या होगा? जो भी डस्ट वस्ट होंगी, वैक्स होंगी, साफ हो जाएगा पूरा। साफ हो जाएगा तो मास थोड़ा कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा तो इनर्शिया घट जाएगा, इनर्शिया घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, लिख लो। एक बेटा सवाल। देखो, कहता है देयर आर टू ट्यूनिंग फॉक्स A and B, A and B producing 6 beats per second। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा इन दोनों का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है और उनके फ्रीक्वेंसी में कितने का अंतर है? 6 का डिफरेंस है ना बेटा। बीट पर सेकंड लिखा ना, पर सेकंड मतलब हर्ट्ज हो गया ना, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी में 6 का अंतर है, लेकिन कौन बड़ा है हमको नहीं पता। ठीक है, लिखता है बेटा ए हैज फ्रीक्वेंसी, ए का फ्रीक्वेंसी जो है ना बेटा हमको पता है कि ये 100 हर्ट्ज। ठीक है बेटा है, और कहता है क्या? एंड इफ बी इज लोडेड, एंड इफ बी इज लोडेड विथ वैक्स, है ना, बी को क्या कर दिया? लोड कर दिया वैक्स से, है ना बेटा। तो क्या हुआ? बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, है ना बेटा, बीट फ्रीक्वेंसी घट गई, है ना बेटा। तो सवाल पूछता है फाइंड ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। कहते बताओ बी का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या था? गुड हर्षित। नहीं बेटा हर्षित गड़बड़ कर दिया तुम। गोपाल सही है, गुड। यस गोपाल, इजी क्वेश्चन। आकाश चौहान, सिद्धार्थ, हर्षित, ध्रुव सही है। स्टीव जॉब्स भी आए हैं लास्ट में, आपका भी सही है। कितना? 106 सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चा। क्या कहेंगे? एफ ए माइनस एफ बी बराबर 6 या फिर एफ बी माइनस एफ ए बराबर 6। बोलो बेटा, है कि नहीं? है ना, ए तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ना। हम चेंज क्यों कर रहे हैं बेटा बी को ना? अब बताओ, अगर बी को लोड करोगे इसमें, अगर बी को लोड करने का मतलब बी को कम करना है, तो बी को कम करने से क्या होगा? बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। बी को यहाँ कम करेंगे, डिफरेंस बढ़ेगा ना, इसका मतलब ये गलत है और ये सही है ना। इसका मतलब क्या हुआ? तो कहेंगे एफ बी माइनस 100 इक्वल टू 6, इसका मतलब एफ बी बराबर 106 हर्ट्ज। ठीक है बेटा, है ना।
क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है बेटा ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर a string of length 80 centimeter and 80 centimeter linear mass density 10 gram per meter and tension 100 Newton. ठीक है बेटा, vibrating in fourth harmonic, vibrating in fourth harmonic, है ना, produces 4 beats per second with a tuning fork. ठीक है बेटा, एक ट्यूनिंग फॉर्क के साथ इतना बीट्स वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब कहता है इफ टेंशन इज स्लाइटली डिक्रीज्ड, रस्सी का टेंशन को हमने क्या कर दिया, हल्का सा कम कर दिया, है ना बेटा। बीट फ्रीक्वेंसी also decreased, है ना बेटा। तो कहता है फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। कहता है बताओ ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी क्या है। ओके बेटा, कितना आया 246। और क्या बताओ, जब तो अलग रहा है आंसर। 75 आ रहा है, 150 आ रहा है, 75 आ रहा है। हमारा क्या आ रहा है बच्चा, ये नहीं आया। किसी का 96 भी आया है, 29 भी आया है, 256 भी आया है, 246 भी आया है। वैरायटी ऑफ आंसर्स। आकाशदीप बताइए भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं आप। आकाशदीप बोलो।
हेलो सर। हाँ, बोलो बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वीडियो अभी ब्लर है सर, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है या फिर मेरे ही तरफ है? पता नहीं जो बेटा कहाँ कुछ प्रॉब्लम है, कैसे बताऊँ मैं। बाकी स्टूडेंट से पूछ कर ये बाकी बच्चे लिख रहे हैं ठीक है देखें वीडियो, सर, वीडियो ब्लर आ रहा है उन्हें। बाकी बच्चे लिख रहे हैं क्लियर है वीडियो। वैभव लिख रहा है सही, आशय का सही वीडियो है, आकाश का भी ठीक है वीडियो। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो बच्चा तो देखो इस केस में अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो देखो बेटा लीनियर मास डेंसिटी हमको दिया हुआ है बेटा और टेंशन दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव निकाल सकते हैं क्या? बोलो, स्क्वायर रूट टी बाई म्यू। बोल बच्चा, है ना? कितना हो जाएगा ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 100 डिवाइड बाई 10 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा बेटा 100 मीटर पर सेकेंड। बोलो बेटा, है ना? तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है देखो, यहाँ पे बेटा कितना आ गया 4, कहाँ था 4th हार्मोनिक, है ना? तो 4th हार्मोनिक में स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? तो कहेंगे बेटा 4b/12, इसका मतलब 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 0.8, ये हो गया बेटा 200 डिवाइड बाई 0.8 इक्वल टू 250 हर्ट्ज। बोलो बेटा, ठीक है ना? अब कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क में अंतर 4 का है ना बेटा? इसका मतलब एफ स्ट्रिंग माइनस एफ ट्यूनिंग फॉर्क इक्वल टू 4, या फिर एफ ट्यूनिंग फॉर्क माइनस एफ स्ट्रिंग इक्वल टू 4। बोल बेटा, ठीक है? अब बताओ, अगर टेंशन तुम थोड़ी कम करोगे बेटा तो ये घटेगा ना, और ये घटेगा तो ये फ्रीक्वेंसी ये भी घटेगा, है ना बेटा? और जब ये घटेगा, है ना, तो इसमें देखो ये घटेगा तो डिफरेंस घटेगा, और यहाँ ये घटेगा तो डिफरेंस बढ़ेगा, है ना? और सवाल में क्या कहा था देखो, कहा था बीट फ्रीक्वेंसी आल्सो डिक्रीज्ड, है ना? तो इसका मतलब ये गलत है और ये सही है ना बच्चा? ठीक है? तो क्या हो गया देखो, तो 250 माइनस एफ ट्यूनिंग फॉर्क बराबर 4, तो एफ ट्यूनिंग फॉर्क इज 246 हर्ट्ज। बोलो बेटा, समझ गए? ठीक है? ठीक है? अब कहता है बेटा इफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज स्लाइटली 10 कर लेते हैं, स्लाइटली डिक्रीज्ड, है ना बेटा? कहता है बीट फ्रीक्वेंसी
increases. ठीक है, अब कहता है बेटा if velocity of sound, ये बेटा 320 मीटर पर सेकेंड है ना, कहता है फाइंड लेंथ ऑफ पाइप, फाइंड लेंथ ऑफ पाइप, है ना बेटा। ये मान के चलना है, इसमें एंड करेक्शन नहीं है, ठीक है। चलो करो। आसे बोलो। हेलो बोलो बेटा। सर, ये डिफरेंस वाले पार्ट में मुझे समझ में नहीं आया क्या किया। उधर वाले में यस सर। देख बेटा, मैंने कहा इसमें देखो क्या क्वेश्चन में कहा था ना कि टेंशन हल्का सा कम करते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी घट जाता है। यस सर। अब बताओ, टेंशन कम करोगे तो वेलोसिटी घटेगा, हाँ वेलोसिटी घटेगा तो फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग का घटेगा। हाँ। अब बताओ, फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग का यहाँ घटेगा तो डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस घटेगा। सही तो है, ये चाहिए था ना हमको। हाँ बात थैंक समझ में आ गई? मतलब ये हाँ गलत समझ है। गया। हाँ समझ गया, थैंक यू सर। आराध्या बोलो बेटा। सर अभी कितने चैप्टर बचे हैं हमारे किसमें? फिजिक्स में? फिजिक्स में? फिजिक्स में चैप्टर बचा है तुम्हारा, इसके बाद 2 चैप्टर बचे हैं यार। कौन कौन से? कैलोरीमेट्री थर्मल एक्सपेंशन और और एक है केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स। ओके सर, थैंक यू। गीता बोलो बच्चा। सर ये लेक्चर कब तक अपलोड हो जाएगा? लेक्चर कब तक अपलोड हो जाएगा? शायद मैं इसको अपलोड ना कर पाऊँ, मेरे जो सर पे अपलोड होगा बेटा। तो सर आप बोल दोगे जल्दी करने को उनको? मैं बोल दूंगा इनको। थैंक यू। बिजनेस मैनेजमेंट हैंड रेज किया है भाई। संयम बोलो। सर ये स्ट्रिंग दोनों साइड से फिक्स्ड है या मतलब फ्री है, ये कैसे पता चलेगा? दोनों एंड फिक्स्ड है बेटा, है ना। नहीं लिखा रहा है तो यही मान के चलना, ओके दोनों एंड फिक्स्ड है ना। यस। नहीं हिस्ट्री, बाकी चैप्टर्स बड़े नहीं है, एक चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, 6 क्लास लगेगा, अलग मान लो 6 क्लास लगेगा तुम्हारा थर्मोडायनामिक्स में और 4 क्लास लगेगा कैलोरीमेट्री थर्मल एक्सपेंशन में, तो लगभग 10 क्लास में खत्म हो जाएगा। क्लास का व्यू दिखना है इसको लास्ट में, क्या देखा तुमको? अनम्यूट मी। बिजनेस मैनेजमेंट, सॉरी बच्चा, बिजनेस मैनेजमेंट क्लास में आके बात करेगा। अंकेश बहुत दिन बाद दिखाए। अंकेश बोलो भाई। सर ग्रेविटेशन 12th में हो गया 11th में। ग्रेविटेशन है तो 11th में, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं 12th में। सर आप ही A3 से लेके A8 बैच को फिजिक्स पढ़ाएंगे अभी 11th में। तो कोई बता पाएगा ज्योतिषी बेटा, कुंडली का ज्ञान नहीं उनको, भविष्य में क्या होने वाला है। आगे बच्चा 4/3 तुम लोग का नहीं आया। तो देख बेटा, स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? देख बेटा, ये लंबाई थी बेटा 1 रे और ये था बेटा 5, है ना। देखो 5b/12 करोगे तो ये हो गया बेटा 5 और ये हो गया 2, तो ये कितना आ गया बताओ? 250 आ गया ना बच्चा, बोलो ठीक है। अब कहता है बेटा दोनों के डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग और फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप का डिफरेंस है बेटा 10, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग का डिफरेंस है 10।
अब बताओ इसमें इस बार कौन चीज को हम चेंज कर रहे हैं, किसके फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर रहे हैं, पाइप का या स्ट्रिंग का? पाइप का, बिल्कुल सही बात। तो बोलो बेटा टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगा, और जब वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगा तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप बढ़ेगा, है ना बेटा? और फ्रीक्वेंसी का पाइप यहाँ बढ़ेगा तो डिफरेंस घटेगा, फिर पाइप यहाँ बढ़ेगा डिफरेंस बढ़ेगा। सवाल में क्या कहा था? बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। इसका मतलब ये वाला सही है ना बेटा, ये गलत है ना? बोलो ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे बताओ? फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप कितना हो गया? 260 हर्ट्ज। बोलो बच्चा ठीक है। अब क्या लिखा था? सेकंड हार्मोनिक ना बेटा, ओपन ऑर्गन पाइप है, सेकंड हार्मोनिक है, क्या लिखोगे? बोलो 2V/2L ना बेटा, बोलो कट गया तो L इक्वल टू कितना हो गया? V/260, तो 320/260 तो 16/13 मीटर। बोलो बेटा कितना लंबा पाइप है? ठीक। हर्षित का आंसर बिल्कुल सही आया था। अच्छा टेम्परेचर डिक्रीज दिया मैंने क्या? ओ सॉरी रुको, गड़बड़ हो गया, रुको। कहता है बेटा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज स्लाइटली डिक्रीज्ड। सराउंडिंग का टेम्परेचर को कम करना है ना, सराउंडिंग टेम्परेचर कम करेंगे तो पाइप की फ्रीक्वेंसी कम होगी, और पाइप की फ्रीक्वेंसी कम होने से डिफरेंस बढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये गलत है बेटा, है ना, और ये सही है। ये सही है तो कितना होगा? ये 240। ये हो जाएगा बेटा 240, ये 240। तो सही बताता हूँ तुमने बेटा, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही था, 4/3 मीटर, बिल्कुल सही बेटा। ठीक। अजी चल बच्चा अगली क्लास में कितना करके आएगा? अच्छा स्ट्रिंग वेव कंप्लीट था ना हम लोग का? बोलो कोई स्ट्रिंग वेव कंप्लीट था ना? नहीं, स्ट्रिंग वेव कंप्लीट नहीं है। क्या कंप्लीट है? स्ट्रिंग वेव में क्या क्या बचा है बताओ? सरफेस टेंशन ही बाकी है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 2 पार्ट 2 तो कल खत्म कर लोगे सब लोग? कल स्ट्रिंग वेव कंप्लीट कर लोगे? कल स्ट्रिंग वेव खत्म हो जाएगा? परसों? हाँ परसों स्ट्रिंग खत्म करके आ रहेगा। चलो तो तुम लोग सबके पास स्मार्टफोन है अभी? यहाँ सबके पास स्मार्टफोन है? हाँ मान लो अगर ऑड टाइम में, कोई ऑड टाइम में जैसे मान रात को 8 बजे या कभी दोपहर में या सुबह अगर मैं डिस्कस करने क्लास लगाऊं, कर पाओगे? हाँ लेकिन प्रॉपर देना पड़ेगा मुझे मैसेज ना, मैसेज मिलेगा टाइम पे तो कर पाओगे। चलो कोई बात नहीं, क्लास का व्यू दिखाता हूँ बच्चों को, भाई आत्मा तृप्त हो जाएगी इनकी। भाविक मित्तल बोल रहा है नो सर। क्यों वे? भाविक मित्तल क्यों लिख रहा है नो सर? भाविक मित्तल नो किस बात करे? क्लास का व्यू दिखाता हूँ अभी दिखाता हूँ। मैं भी मीटिंग में इंटर के देखो, कैमरे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता बेटा, कैमरे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, लेकिन अपने मोबाइल में दिखाता हूँ। दिखा, एक मीटिंग में इंटर किया मैं, देखो देखो तुम्हारा कंप्यूटर। अच्छा पिन कर देना वीडियो। दिखा कंप्यूटर? देखा कंप्यूटर? खुश हो रहा है कितना। और देखो बच्चे भी दिख रहे हैं।
देखिए बच्चे, इतने बच्चे क्लास में हैं, पूरा क्लास बड़ा एकदम, बैठने की जगह नहीं है इसलिए आना मत, बैठने की जगह नहीं है इसलिए आना बिल्कुल नहीं है तुम लोग, सीधे 12th में आना। देख लिया बच्चा, चलो अब बाय।